Hello everyone, welcome to Market Sarthi and myself Manish Salvi, and in this video I'm going to discuss about the budget 2023। निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में वो कौन से अनाउंसमेंट किए हैं या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करने वाले हैं, जो बीइंग एन इन्वेस्टर और ट्रेडर आपको जानना बहुत जरूरी है। और एट द एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द सेक्टर्स जिस पे मेरा पॉजिटिव आउटलुक है या कौन से सेक्टर्स को मैंने चुने हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट, और वो कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे ये बजट टेलविंड या हेडविंड की तरह वर्कआउट करने वाला है। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन की शुरुआत से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप अपना ओवरव्यू और अपना आउटलुक बना सके फॉर द इन्वेस्टमेंट इन 2023 एज पर द बजट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो दोस्तों, करंट गवर्नमेंट के एक सेकंड टर्म का ये लास्ट बजट है एंड वैसे तो ये पर्टिकुलर बजट आम जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एंड एज वेल एज यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लिए हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इस बजट में लेकर आई है गवर्नमेंट। बट बीइंग अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, आपको इस बजट में क्या देखना है, वो कौन से सेक्टर्स है या वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें कि ये बजट टेलविंड या हेडविंड की तरह वर्कआउट कर रहा है, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। शुरुआत में ही गवर्नमेंट ने किस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन किया, दैट इज दी सप्तऋषि प्रायोरिटी। 7 प्रायोरिटीज को गवर्नमेंट ने बताया है। यहाँ पर ये प्रायोरिटीज के थ्रू गवर्नमेंट जो है यूथ, ग्रोथ एंड मैक्रोस पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है। सो बेसिकली ओवरऑल बजट्स में अगर बात करूं तो यहाँ पर ये 3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी। इन 3 चीजों पर गवर्नमेंट ने जो 7 प्रायोरिटीज की बात किया है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग टू द लास्ट, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ एंड अनलीशिंग द पोटेंशियल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स। तो ये 7 प्रायोरिटीज गवर्नमेंट ने रखी है इस बजट की, जिसमें कि अगर बात करूं रीचिंग टू द लास्ट मतलब जो कॉमन मैन है उस तक पहुंचने का कोशिश किया है। मतलब वो पर्सन जो कि जिसपे कि गवर्नमेंट्स की बेनिफिट्स नहीं मिल पाते लाइक ट्राइबल्स, उनको भी बेनिफिट्स देने की कोशिश किया गया है। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट। यूथ पावर मतलब इंडियन इकोनॉमी जो कि अगर एवरेज एज बोलूं तो यहाँ पर 30 और 35 का है इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है बीइंग एन इकोनॉमी यहाँ पर, तो उन पर फोकस करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर्स को, ग्रीन ग्रोथ एंड अनलीशिंग द पोटेंशियल। सो ये सारी चीजें थी जो कि बजट्स में यहाँ पर डिस्कशन की गई है। सो इस पर्टिकुलर बजट में सबसे पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो स्कीम्स लेकर आई है गवर्नमेंट और कुछ चेंजेस किए हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। तो सबसे पहला है वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है फॉर वुमेन्स, जो कि 2 इयर्स पीरियड के लिए 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकती है। अब इसका फायदा क्या है, यहाँ पे 7.5% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल रहा है, जो कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत हाईएस्ट है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अ सेफर इन्वेस्टमेंट साइड। एंड एज वेल एज अगर मैं बात करूं इससे फायदा क्या होगा इकोनॉमी को या ग्रोथ को या पर्टिकुलरली बजट में गवर्नमेंट को, सो यहाँ पर फायदा ये होगा, स्मॉल सेविंग स्कीम जो है गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होती है और इन स्मॉल सेविंग स्कीम से गवर्नमेंट की जो इनकम आती है समवेयर अगर ये ज्यादा रहता है तो वहां पर फिस्कल डेफिसिट जो है रिड्यूस हो जाता है। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करके 4.9% तक लाने वाले हैं। So this is going to help the particular government's plan as well as जो गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो बात किया है कि वो जो है लिमिट जो 15 लाख रुपीस के था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर उसको 30 लाख कर दिया। अगेन यहाँ पर अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा जाएगा एंड समवेयर गवर्नमेंट विल बी मैनेजिंग देयर फिस्कल डेफिसिट्स इन अपकमिंग ईयर्स। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्लान की जो लिमिट है उसे भी बढ़ाकर 4.5 लाख से लेकर 9 लाख कर दिया है। पहले 9 लाख जो था वो ज्वाइंट अकाउंट के लिए था, बट यहाँ पर सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख कर दिया है और ज्वाइंट अकाउंट में इसको 15 लाख कर दिया है। सो ओवरऑल दीज पर्टिकुलर स्कीम्स में या स्मॉल सेविंग स्कीम में जो मॉडिफिकेशन या न्यू स्कीम्स की वजह से जो फायदा होगा गवर्नमेंट को भी होगा, अल्टीमेटली आम जनता को भी इससे फायदा ही है। नेक्स्ट में बात करूं इनकम टैक्स स्लैब की, तो यहां पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सेटिस्फाई करने का कोशिश किया है आम जनता को, जिसमें कि टैक्स स्लैब में अगर देखें तो जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख तक बढ़ा दी गई है। अदर स्लैब की बात करें तो अदर स्लैब आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, उतना डिटेल में मैं जाने वाला नहीं हूं, बट यहां पर कहूं तो 5 लाख तक का जो रिबेट मिलता था इनकम पर, अब टैक्स पर, अब यहां पर 7 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स में रिबेट मिल रहा है। तो अल्टीमेटली जो आपका इनकम है 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है। बट ओल्ड रिजिम्स एंड न्यू रिजिम्स में उतना डिफरेंस नहीं है। ओल्ड रिजिम्स में जहां पर आपको 80C का बेनिफिट मिल रहा था, यहाँ पर वो 80C का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सो डिटेल में हमें जानने की उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर हमें टैक्स प्लानिंग करना है तो आप सीए के साथ जा सकते हो, सीए आपकी सारी टैक्स प्लानिंग कर देगा। हालांकि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उन्हें और ज्यादा बेनिफिट देने को कोशिश किया है। पहले जो ये इनकम टैक्स था उनके ऊपर लगने वाला वो 42% के आसपास था, बट उसको रिड्यूस करके 39% गवर्नमेंट ने कर दिया। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सी दैट पीपल गेट द डिस्पोजेबल इनकम मोर, और वही इनकम जो है अल्टीमेटली मार्केट में या
इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट होने वाली है। सो बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गवर्नमेंट ना तो हाई इंटरेस्ट इन स्लैब को बढ़ा सकती है, मतलब इनकम टैक्स ना तो एकदम बढ़ा सकती है, ना ही रिड्यूस कर सकती है। अगर रिड्यूस कर देगी तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को फेस करना होगा, वो बढ़ जाएगा। वहीं अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ा दें तो एचएनआईज हैं जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो माइट बी पॉसिबल्स वो बाहर मूव करने की कोशिश करेंगे जहां पर उन्हें टैक्स बेनिफिट मिले। सो अल्टीमेटली यहां पर बैलेंस किया गया है, दोनों तबके के लोगों को खुश करने की कोशिश किया गया है। बट मैं ज्यादा डिस्कशन इस पे करने वाला नहीं हूं, बिकॉज इस वीडियो में हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो कि स्टॉक मार्केट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज पर्टिकुलर बजट को 3 फेज में डिवाइड किया गया। पहला है हाउ वाज द ईयर, देन द प्रोजेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्शन प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो यहां पर अगर बात करूं लास्ट ईयर कैसा रहा गवर्नमेंट के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम जो हमारा बढ़कर 1.97 लाख हो चुका है, एंड ये जो है नंबर्स 5 लाख का सबसे ज्यादा है, एंड दिस इज गट डबल इन लास्ट 5 इयर्स। अगर बात करें जो इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी बिकम द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन दिस ईयर, एंड द डिजिटल पेमेंट जो है 126 लाख करोड़ के आसपास रहे हैं इन 2022, और 2.2 लाख करोड़ के डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है फार्मर्स को। सो हियर समथिंग समवेयर द गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज है उससे आम जनता को फायदा हुआ है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल इकोनॉमिक टर्म्स में, तो जीडीपी थोड़ा सा ड्रैग डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कंसर्न। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ड्रैग डाउन हमें जीडीपी में देखने को मिला है, जीडीपी इन द सेंस ग्रोथ रेट में हमें देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें जीएसटी टैक्स कलेक्शंस की, तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है, ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ के आसपास उससे ज्यादा रहा है। वहीं अगर हम बात करें जीएससीएफ मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो भी लगभग थोड़ा सा ईज डाउन हुए, गवर्नमेंट मतलब थोड़ा सा रिड्यूस हुए, और मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा सा करेक्शन सा देखने को मिला है। बट अगर ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च की है जिसके कि अल्टीमेट जो फायदा है लॉन्ग टर्म में होने वाला है, लाइक पीएलआई स्कीम्स एंड ऑल। वहीं अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, वोलेटिलिटी देखने को मिली, बट एट द एंड वी केम इनटू द कंफर्टेबल जोन ऑफ 0.2% टू 6%। हालांकि रेपो रेट्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़े हैं लगातार पर्टिकुलर ईयर में। और अगर बात करें गवर्नमेंट डेट थोड़ा रिड्यूस हुआ है इन लास्ट पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर में, एंड फिस्कल डेफिसिट्स में भी थोड़ा हमें रिडक्शंस मिलने देखने को मिला है जो कि 6.1% के आसपास आ चुका है फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, एंड गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 2024 में 25 में 4.9% के आसपास आ जाए। सो ओवरऑल दीज वर द एक्टिविटीज और दीज वर द थिंग्स जो कि पर्टिकुलरली मार्केट में 2022 में हुआ है, इकोनॉमी में हुआ है। अगर हम बात करें अभी के अनाउंसमेंट्स की, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स किए। सबसे पहला वो जो है फंडिंग का टारगेट कर रहे हैं, लाइक 20 लाख करोड़ फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट्स। मतलब अगर ये होता है सो somebody can get the credits for the animal dairy and fisheries सेक्टर्स के लिए प्रमोट करने की कोशिश किया है। वहीं बात करें इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आउटले फॉर द बाय 33% टू 10 लाख करोड़। पहले 7 लाख करोड़ के आसपास का था जो कि अल्टीमेटली पीएलआई स्कीम्स के थ्रू था, जो कि बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। और यहाँ पे बात करें कंटिन्यूएशन ऑफ द 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब यहाँ पर उसी साल में अगर स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर पैसे को इन्वेस्ट करता है फॉर द डेवलपमेंट, तो यहाँ पर 50 ईयर तक का जो है इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट ने कंटिन्यू रखा है, जो प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट लेकर आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर इन चीजों से क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। सो अल्टीमेटली कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा रिलेटेड जो भी कंपनीज है उन्हें फायदा हो सकता है। फर्दर हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.47 लाख करोड़ इन दी रेलवेज। सो पहले ये 2.45 लाख करोड़ के आसपास था, उसको बढ़ाकर 2.47 लाख करोड़ कर दिया गया है। अल्टीमेटली यहां पर कौन से स्टॉक्स है जो रेलवे से जुड़े हुए हैं उस पर हम डिस्कशन आगे करेंगे। अगला है 10 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड टू एंड कनेक्टिविटी द पोर्ट्स, कोल, स्टील एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए थोड़ा फायदेमंद है। मतलब यहां पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है जिसमें कि पोर्ट और मराइन और दी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करें तो गवर्नमेंट ने कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज है जैसे सेबी, आरबीआई और आईआरडीए, पीएफआरडीए, इन सारी बॉडीज को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर लाकर नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री का प्लान आउट किया है, जिसके थ्रू वो एफिशिएंट लेंडिंग और प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन का यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज द एक्सपांड ऑफ द कॉर्पस अंडर द रिवैम्प्ड स्कीम ऑफ स्टेप अनेबल द एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट्स ऑफ द 2 लाख करोड़ के आसपास कर दिया है। मेक एन एआई इन इंडिया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर्स का प्लान आउट है, जो कि एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ वर्कआउट करेंगे। वहां पर जो यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर यूथ के एजुकेशन की बात की गई है। नेक्स्ट इज एआई बेस्ड सॉल्यूशन फॉर द एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड द हेल्थ। सो अल्टीमेटली जो सेक्टर्स है, सेक्टर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर उनको अल्टीमेटली फायदा होता है, दिखता नजर आ रहा है। सेटिंग ऑफ द 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर टू फैसिलिटेट द फार्मर्स टू अडॉप्ट द नेचुरल फार्मिंग। मतलब अगेन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात किया गया है। नेक्स्ट इज
प्रमोटिंग द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब ग्रीन एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गवर्नमेंट का फोकस है। इससे अल्टीमेटली 3 फायदे हैं। पहला, हमारा कार्बन एमिशंस न्यूट्रल की तरफ हम बढ़ेंगे, कार्बन एमिशंस कम होगा जिससे इन्वायरमेंट को फायदा होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पर हम जो है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे, बिकॉज तीसरा फायदा यहां पर यह है कि हमारा हो सकता है क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो और हम अल्टीमेटली एक स्टेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़े। सो अल्टीमेटली ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्लान आउट है, ये अल्टीमेटली ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। सो वो कौन से स्टॉक्स है जानेंगे लास्ट में। नेक्स्ट इज फंड टू बी एलोकेटेड फॉर द रिप्लेसिंग द ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल, मतलब यहां पर स्क्रैप पॉलिसी पे जो गवर्नमेंट का फोकस है, जो कि 15 ईयर से ज्यादा के जो व्हीकल्स होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनसे पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं फंड एलोकेशंस है। नेक्स्ट इज यहाँ पर गिफ्ट सिटी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, मतलब गिफ्ट सिटी में आपको इंसेंटिव्स प्लान होंगे। सो दैट्स दी व्हाट गवर्नमेंट इज प्लानिंग। सो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक्शन प्लान क्या है? गवर्नमेंट के एक्शन प्लान की बात करें तो इंपोर्ट्स ऑफ द कैपिटल गुड्स फॉर द लियोन बैटरी पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हैं, यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया गया या कंप्लीटली हटा दिया गया ताकि सेक्टर्स को बेनिफिट हो सके और अल्टीमेटली इकोनॉमी को बेनिफिट हो सके। सो यहाँ पर लियोन बैटरी में कस्टम ड्यूटी जीरो कर दिया गया। अल्टीमेटली ग्रीन मोबिलिटी पर फोकस है। किसको फायदा होगा? बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, एनोस ग्रीन एनर्जी, अमराजा बैटरी एंड एक्साइड इंडस्ट्री, ये जो स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से बेनिफिटेड होने वाला है। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ द मोबाइल कैमरा लेंस, जिससे कि और ज्यादा क्वालिटी और दी डीपनिंग द वैल्यू एडिशंस टू द कैमरा। अब यहाँ पे रेडिंगटन एक स्पेशल कंपनी है जो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में इन्वॉल्व है। डी नेचर्स इथाइल अल्कोहल पे जो कस्टम ड्यूटी लगता था उसको भी जीरो कर दिया गया ताकि हम जो है केमिकल इंडस्ट्री को थोड़ा इससे बढ़ावा मिल सके। सुमितोमो केमिकल, दीपक नाइट्रेट एंड टाटा केमिकल एंड जीएफसी इस पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करते हैं। सीड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड, मतलब सीड्स मतलब लैब ग्रोन डायमंड, मतलब कि आर्टिफिशियली जो डायमंड क्रिएट किया जाता है उसका जो सीड एक स्मॉल डायमंड होता है उसके इंपोर्ट में यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है ताकि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यहाँ पर हमें बढ़ावा देखने को मिले। कंटिन्यूइंग दी कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द कॉपर स्क्रैप, यहाँ पर जीरो कस्टम ड्यूटी है कॉपर स्क्रैप पे। कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो टर्बाइन ओरिएंटेड है या इलेक्ट्रिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उन कंपनीज को यहाँ पर कॉपर का बहुत यूज होता है। तो कॉपर स्क्रैप को जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर जो लगने वाला कस्टम ड्यूटी वो जीरो है। किसे फायदा होगा? हिंदुजिंक, हिंडाल्को, वीडीएल। अल्टीमेटली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स विच इज बेस्ड ऑन कॉपर हो सकता है थोड़ा रिड्यूस हो जाए। सो अल्टीमेटली यहाँ पर फायदा देखने को मिला। कंपाउंडेड रबर पे भी यहाँ पर टैक्स जो कस्टम ड्यूटी है उसे रिड्यूस करने की कोशिश किया गया है ताकि हम जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली रबर इंडस्ट्री को फायदा हो सके। यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स एलोकेशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर एलोकेशंस अगर मैं देखूं तो हालांकि इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट मतलब जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट का जो लोन्स होते हैं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, वहां पर जो पेमेंट हो रहा है उस वहां पर जा रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब पीएलआई स्कीम्स में यहाँ पर 9% टोटल बजट का 9% यहाँ पे एलोकेटेड है। सब्सिडीज मेजरली जो गवर्नमेंट है जो रिन्यूएबल एनर्जीज में प्लान कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्लान कर रही है, सोलर प्लांट्स में यहाँ पर सब्सिडीज देने की कोशिश की जा रही है। सो यहाँ पर सब्सिडीज प्लस कॉमन मैन को जो सब्सिडीज मिलती है उसका एलोकेशन 7% ऑफ द टोटल बजट है। अगर मैं बात करूँ डिफेंस में तो डिफेंस में गवर्नमेंट ने थोड़ा मेंटेन रखा है जो कि लास्ट ईयर था, इस ईयर के साथ साथ सिमिलर रखा है। सो डिफेंस में हालांकि उतना एक्स्ट्रा एलोकेशन यहाँ देखने को नहीं मिला है, बट वी कैन से कि थोड़ा डिफेंस स्टॉक्स उसकी वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किए ऑन द बजट और मे बी पॉसिबल थोड़ा सा आने वाले समय में डिफेंस स्टॉक्स में उतना हलचल हमें देखने को ना मिले। अगला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मतलब क्या है? अगेन पीएलआई स्कीम से रिलेटेड है ये। पीएलआई स्कीम्स में अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल में लास्ट ईयर 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम्स के थ्रू किया था। रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करूं तो वहां 60,000 करोड़ के आसपास का था, 60,000 करोड़ के आसपास का था। सो ये पर्टिकुलरली एलोकेशंस है फंड्स का ओवरऑल गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स में। एंड अगर बात करें हम नेक्स्ट कि कौन से मिनिस्ट्री है, कौन सी वो मिनिस्ट्री है, तो अगर हम बात करें डिफेंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 5.95 लाख करोड़। हालांकि ये जो नंबर है ये प्रीवियस नंबर के कंपैरिजन में उतना ही है, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा देने की कोशिश नहीं किया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट इज रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यहाँ पर 2.7 लाख करोड़ के आसपास है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.47 है। सो यू कैन सी हियर, अगर आपको डिटेल में जानना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाद में आप डिस्कस कर सकते हो। सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इन सेक्टर्स में, इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज को कौन से सेक्टर्स को फायदा होने वाला है वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि एलोकेशंस ऑफ द मेजर स्कीम्स लाइक यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जल जीवन मिशन, एकलव्य मॉडल फॉर द रेसिडेंशियल स्कूल, फास्टर एडॉप्शंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईवी एंड द प्रधानमंत्री आवास योजना, वहां पर ये एलोकेशंस आप देख सकते हो। एलोकेशंस लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला है। अल्टीमेटली इन सारे डेटा को लेकर मेरे को जो कन्विक्शन आ रहा है यहाँ पर इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन को फायदा होने वाला है, एनर्जी, ईवी एंड ऑटोमोबाइल्स को यहाँ पर प्रमोशंस मिलने वाला है, कैपिटल गुड्स पे फोकस रहना चाहिए आपका, और बैंकिंग। अल्टीमेटली अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात
चल रही है तो बैंकिंग में हमें एसबीआई देख सकते हैं, जहां पर हमें बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलरली पॉजिटिवली इन्वायरमेंट हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट्स द स्टॉक आई एम लुकिंग फॉर। सो स्टॉक स्पेसिफिकली अगर मैं बात किया तो मैंने आपको बता दिया है प्रीवियसली स्लाइड्स में, वहां पर आप बैक एंड पे जाके फिर से स्टॉक देख सकते हो। बट अगर मैं बात करूं कैपिटल गुड्स, सो उस एलएनटी से अच्छा स्टॉक नहीं है, बैंकिंग एसबीआई से अच्छा स्टॉक नहीं है इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के हिसाब से। इलेक्ट्रिक्स एंड ग्रीन एनर्जीज एंड ऑटोमोबाइल्स को ले तो कई सारे मैंने स्टॉक्स आपको बता दिए हैं। इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन, सो इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स आप आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा से अगर बात करें तो अल्टीमेटली अल्ट्राटेक सीमेंट्स को फायदा होने वाला है। सो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें की इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड थीम यहाँ पे वर्कआउट करने वाली है, ग्रीन एनर्जी यहाँ पर वर्कआउट करने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड हो सकता है आपको थोड़ा आउटपुट मिला हो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर वीडियो से, सो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।